हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेस में। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट बी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। ऑलमोस्ट क्या कहना चाहिए, थोड़ा वर्डिंग का ही हेर फेर है। सारे क्वेश्चंस हमने बी पार्ट के कर लिए थे, मतलब ऑलमोस्ट 20 से लेके 60 तक 40 क्वेश्चंस है ना, 5-5 के इंटरवल में हम कर रहे थे। तो आज से हम जो स्टार्ट करेंगे पार्ट सी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं कि पार्ट बी के डिस्कशन में आपने देखा होगा कि मैं हर एक चीज बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा था, जैसे बिल्कुल बेसिक से मैं क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम पार्ट सी के सवाल डिस्कस करेंगे जो थोड़े बहुत क्या होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं एंड कंसेप्चुअली रिच सवाल होते हैं। तो उसमें मैं अगर एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से लेके अगर स्टार्ट करने लगूंगा, देन अगेन द लेंथ ऑफ द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग। ठीक है। तो टू कट शॉर्ट इट, मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पेस में चलूंगा। देखिए, फास्ट फॉरवर्ड पेस में चलने का ये मतलब नहीं है कि मैं डायरेक्टली आपको बोल दूंगा कि भाई इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर वो होता है, ऐसा नहीं है। समझाऊंगा तो इसको भी स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म से ही समझाऊंगा, बिल्कुल आपको रीजनिंग बताते हुए। बट मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है ना, पार्ट सी में थोड़ी सी प्री रिक्वेस्ट होती है कि आपको बेसिक कंसेप्ट या थोड़ा बहुत नॉलेज, या जिसे कहते हैं ना, जैसे भाई जब आप एमएससी पढ़ते हो तो हम ये क्या समझते हैं कि भाई आपको 11-12 के बेसिक केमिस्ट्री के, जैसे अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एटॉमिक नंबर हो गए, बेसिक है ना, इनके बारे में पता हो। वैसे ही अब क्योंकि हम पार्ट सी के सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जो कि मैंने आपको पहले ही कहा कि कंसेप्चुअली रिच टॉपिक होते हैं, मतलब इसमें इन डेप्थ नॉलेज लगती है, एडवांस रीजनिंग लगती है। तो थोड़ी सी प्रीरिक्विजिट इसमें ये होती है कि आपको बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के बारे में हो। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने डिसाइड किया है कि जब मैं इस क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा तो मैं आपको ये बता दूंगा कि इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म आया कहाँ से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक नेम रिएक्शन है तो मैं बोल दूंगा ये वाली जो स्टेप है इसमें एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है। तो अब अगर आपको देखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है या उसका मैकेनिज्म क्या है, तो आप उसको किसी भी स्टैंडर्ड बुक से या ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो मैं आपको एल्डोल मैकेनिज्म का पूरा है ना मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो अगेन क्या होगा, ये वीडियो बना 5 क्वेश्चन के वीडियो में बहुत समय लग जाएगा। तो मैं बस आपको ये बता दूंगा कि ये वाला जो है ना पहला स्टेप, ये मैकेनिज्म है या ये डेरिवेशन है। अगर आपको उसका डेरिवेशन चेक करना है या आपको उसका देखना है कि मैकेनिज्म हुआ कैसे है, देन यू कैन चेक, है ना, वो तो रेडिली अवेलेबल है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। क्रक्स क्या है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये फ्लो कैसे चल रहा है सवालों का, मतलब इसको जो अप्रोच करेंगे वो कैसे करेंगे, या इसमें कौन कौन से कंसेप्ट लगे हुए हैं, ये चीज़ आपको पता होनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो विद दिस नोट, है ना, बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं हमारे अगले 5 सवाल में 61 से लेकर 65 तक। चलिए, तो अब देखिए इसमें से पूछा है क्या, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस, है ना, एक कंपाउंड दिया हुआ है और 2 रिएजेंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो पैलिडियम वाले कंपाउंड्स होते हैं जनरली दे आर यूज फॉर कपलिंग रिएक्शंस, है ना। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक का सवाल है, तो इसमें दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ, इसमें हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, अलाइलिक कपलिंग का। अलाइलिक कपलिंग क्यों, क्या आप देख सकते हो, ये वाला मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, है ना, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा कहलाता है, ये फंक्शनल ग्रुप आपको कहलाता है अलाइलिक फंक्शनल ग्रुप, मतलब सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। अब होता क्या है, मैं आपको यहीं से अगर बता दूं, सिर्फ आप पैलेडियम यूज करते हो, है ना, आप देखो यहाँ पे ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, पैलेडियम जो जनरली किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है 0। तो फर्स्ट स्टेप में ये ईटा 2 फैशन में इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, पैलेडियम अपने आप को क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है। फिर क्या होगा, ये अपनी क्या करता है, हेप्टिसिटी चेंज करता है, ईटा 2 से ईटा 3 बन जाता है। तो दिस इज अ अटैचमेंट दैट इज नोन एज ईटा 3 कॉम्प्लेक्स ऑफ पैलेडियम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल है जो भी आपने लिया है वो अप्रोच करेगा ओरिजिनली जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, या अभी अगर मान लो दोनों एंड सेम है तो कहीं भी अटैक कर सकता है। लेकिन प्रेफरेंशियल अटैक क्या होता है, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप होगा, जैसे आप लोगों ने SN2 देखा होगा, SN2 में क्या होता है, SN2 में एक लिविंग ग्रुप होता है और एक क्या होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है बैक साइड से, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाता है। सिमिलरली तो अगर कोई एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस कार्बन पे और वहां से क्या होगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ओनली थिंग इज वी हैव टू रिमेंबर इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो होगा क्या, सबसे पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में जो आपका ये फॉर्मेशन हुआ था ईटा 2 कॉम्प्लेक्सेस का, इसमें जो पैलेडियम जुड़ता है ना, दे आर
एडेड टू द फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइट। क्यों? ये जो जनरली जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ना, या जनरली जो मेटल्स होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू स्टेरिक क्राउडिंग, है ना, तो ये अवॉइड करेंगे स्टेरिक क्राउडिंग को, तो जहां से इन्हें हिंड्रेंस कम मिलेगा वो वहां से अटैक करेंगे। और फिर जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो एक SN2 अटैक है, और SN2 अटैक में आपको पता है क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कॉन्फ़िगरेशन पलट जाते हैं क्योंकि बैक साइड से अटैक होता है। अगेन मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आपको चेक करना है कि इन्वर्जन में SN2 क्यों होता है ना, तो अगेन फिर अब आप थोड़ा सा किसी स्टैंडर्ड बुक से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बस वही कंसेप्ट अब हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। क्या आप देखो हुआ क्या है ओवरऑल, ये जो कंपाउंड है आपका, जो एक 5 मेंबर की रिंग है ना, इस पे ये एक ग्रुप लगा हुआ है OTBS, दिस इज द प्रोटेक्टेड एल्कोहल ग्रुप, है ना, अल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। और एक ग्रुप लगा हुआ है OAC, दैट इज एन एसीटेट ग्रुप। तो तुमको तो ये तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, तो ये नहीं निकलेगा। OAC रिलेटिवली क्या है, आसान लिविंग ग्रुप है, आसानी से निकल सकता है। तो व्हाट विल हैपन इन द फर्स्ट स्टेप, आपको देखो कंपाउंड क्या दिया हुआ है, आपको कंपाउंड दिया हुआ है पैलेडियम PPH3 का होल 4, जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होने के साथ साथ एक क्या है, बेस भी है। अब इस बेस का काम क्या होगा, जो दूसरा कंपाउंड यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, मैंने क्या दिया हुआ है, एग्जाम वालों ने दिया हुआ है, CSIR वालों ने COOMe। तो ये जो दो हाइड्रोजन्स है ना, ये क्या होते हैं, हाईली एसिडिक कंपाउंड्स, एसिडिक हाइड्रोजन्स होते हैं। इनको हम एक नाम से और पुकारते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। CH2 ग्रुप को मिथिलीन कहते हैं। और एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये COMe, ये स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप है। और -M ग्रुप क्या करते हैं, हाइड्रोजन की एसिडिटी को बहुत एक्सटेंड तक क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और यहाँ तो दो -M लगे, तो स्ट्रॉन्ग -M की वजह से ये दो हाइड्रोजन जो होते हैं, ये हाईली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और यहाँ पर आपने एक बेस लिए भी हुआ है, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो ये क्या करेगा, ये जो बेस है इसका हाइड्रोजन खींच लेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एंड द कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। तो ये अब कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों? न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देके किसी के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। देखो थोड़ा अंतर होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में, अगर मैं उसके डेप्थ में नहीं जा रहा। बेस का काम क्या होता है, देखिए बेस के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी अटैक करता है प्रोटॉन को। न्यूक्लियोफाइल होता है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी अटैक करता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, किसे हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, किसे हम बेस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं अगर आपसे पूछूं कि OH- ये एक न्यूक्लियोफाइल है कि एक बेस है, तो क्या कहोगे। तो इसलिए मैंने कहा ना, तो थोड़ा सा प्री रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ा कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो देखिए OH- अगर अपना इलेक्ट्रॉन H+ को दे रहा है ना, क्यों, इसका काम क्या है, सिर्फ H+ को इलेक्ट्रॉन देना, डेट्स इट। OH- H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बन जाएगा, H2O, है ना, बात का वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। तो कोई भी नेगेटिव एनायन या कोई भी एनायन अगर अपना इलेक्ट्रॉन सिर्फ H+ को दे रहा है, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, बेस। बेस का काम होता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। और यही OH- अगर किसी एक इलेक्ट्रोफाइल को दे रहा है, मतलब अदर देन प्रोटॉन, तो कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, उसको अपना इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है और साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर रहा है। तो उस केस में फ्री OH- किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। आई होप आपको ये अंदर समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं इसको फटाफट हटा देता हूँ। चलिए, तब हो क्या रहा है कि ये जो पैलेडियम और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का कॉम्बिनेशन है, ये क्या जनरेट करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, जो कि होगा आपका COOMe, COOMe, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और यहाँ से ये OAC ग्रुप क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने आपको कहा था स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान में रखेंगे, है ना, OTBS, है ना, OAC। फर्स्ट स्टेप में जब पैलेडियम इसके साथ जुड़ा, व्हाट विल हैपन, ये पाई बॉन्ड को मैं यहीं किसका के धक्का मार के इसको निकाल देता हूँ। एंड ये जो अलाइलिक ग्रुप है, इसके साथ पैलेडियम जुड़ेगा eta3 फैशन में। ठीक है, इस तरीके से कुछ OTBS। अच्छा, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, तो ये जो OTBS ग्रुप है, ये कहाँ पर है, वेज पे। और मैंने आपको क्या, पैलेडियम आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड स्टेरिक क्राउडिंग, तो ये कहाँ से जुड़ना पसंद करेगा,
फ्रॉम अपोजिट साइड डाउन द ग्रुप, है ना, डाउन द प्लेन, तो ये जुड़ेगा पैलेडियम। अब नेक्स्ट स्टेप में, है ना, मैं पूरा का पूरा मॉलिक्यूल नहीं बना रहा, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है हमारा, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इसका नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा किस पर, इस कार्बन पर, जहाँ पर ओरिजिनली हमारा क्या था, लिविंग ग्रुप था। अब यहाँ से भी अटैक कर सकता है, ऐसा नहीं है ना, तीनों कार्बन इक्विवेलेंट होता है अलग ग्रुप में, बट यहाँ पे क्या होगा ना, ये OTBS का थोड़ा सा हिंड्रेंस मिलेगा। तो जनरली जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा है ना, ये वहीं पर अटैक करेगा। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, अभी ऐसी है नहीं, पर आपको बता रहा हूँ क्या होगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये जो 3 बॉन्ड के अलोंग ये पैलेडियम था, ये अपनी हेप्टिसिटी फिर चेंज करेगा, eta3 से eta2 में चला जाएगा, डबल बॉन्ड अपनी जगह वापस आ जाएगा। अब क्योंकि एक SN2 है, तो अगेन यहाँ पे भी स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होगा, इनवर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है, ये जो पैलेडियम जुड़ा था ये डाउन द प्लेन जुड़ा था, तो अभी जब अटैक करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन। तो ओवरऑल आप देखोगे कि आपको क्या मिला, OTBS तो लगा हुआ मिला, और साथ ही साथ इस पोजीशन पर, इस पर ये एक ऐसा कंपाउंड मिला। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब सेकेंड स्टेप में इन्होंने जो रिएजेंट यूज़ किया है वो है LiCl, DMSO और हीट। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो रिएजेंट है, इट्स अ वेरी फेमस रिएजेंट फॉर द नेम रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज क्रेप्चो डीकार्बोक्सिलेशन। क्रेप्चो डीकार्बोक्सिलेशन कराता है ये LiCl DMSO हीट। नाम से समझ में जब भी आ जाए आपके दिमाग में कौंधना चाहिए कि अच्छा क्रेप्चो डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होता है क्रेप्चो डीकार्बोक्सिलेशन में, क्रेप्चो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि ये जो 2 एस्टर हैं, इनमें से किसी एक एस्टर से यहाँ से ये क्या निकाल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये मिथाइल इस Cl के साथ क्या बना लेगा, मिथाइल क्लोराइड, ये CO2 बन के अलग हो गया, और ये वाला जो बॉन्ड है अपना नेगेटिव चार्ज लेगा फिर सोल्यूशन से, क्योंकि अब आप वाटर DMSO हीट मतलब बेसिकली एक सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्वेंट में से क्या कर लेगा, ये H+ गेन कर लेगा। अगेन यू विल गेट अ फाइनल प्रोडक्ट लाइक दिस OTBS, है ना, और इसी में आपको क्या जुड़ा हुआ दिखेगा, एक एस्टर जुड़ा हुआ दिखेगा। और द मोस्ट प्रोबेबल करेक्ट आंसर इज क्या होगा आपका, ना, मैंने कुछ गलत बना दिया क्या, हाँ, आई हैव मेड अ मिस्टेक। व्हाट मेड अ मिस्टेक, कि भाई ये जो है ना कार्बन के साथ ये CH है, तो जब ये अपना बॉन्ड छोड़ के जाएगा तो ये CH माइनस हो जाएगा, और जो एक सॉल्वेंट से H लेगा तो क्या हो जाएगा, CH2OM हो जाएगा ना। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। तो ये COOMe। ठीक, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब आप बोलोगे, बोल सकते हो कि सर यहाँ पे ये कैसे हुआ क्रेप्चो डीकार्बोक्सिलेशन में, तो चलिए ठीक है, मैं आपको यहाँ पर मैकेनिज्म बता देता हूँ होता क्या है। मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये हुआ कैसे, है ना। तो जो 2 एस्टर हैं उनमें से किसी एक एस्टर को ही मैं ले रहा हूँ, ये सिर्फ एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है क्रेप्चो डीकार्बोक्सिलेशन में होता क्या है। अब आपके पास LiCl है, तो LiCl ऐसा तो रहेगा नहीं, ये बेसिकली Li+ और Cl- के फॉर्म में रहेगा। ये Cl- क्या करेगा, मिथाइल पर SN2 अटैक, क्या बन के निकल गया, MECl, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ, इस ऑक्सीजन पर। और क्योंकि हीटिंग चल ही रही है, गर्मा गर्मी हो ही रही है, तो गर्मा गर्मी में ये मार देगा इंटरनल अटैक, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन हमारे पास सिस्टम पर क्या बन जाएगा, कार्बन आयन। अब क्योंकि और कुछ है नहीं इसको करने को, तो यही है ना, क्या ले लेगा सिस्टम से, एक H। दिस इज समथिंग रेफर टू एज क्रेप्चो डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, अब आपके इस दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि तो फिर दूसरे एस्टर के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, दोनों एस्टर को उसने क्यों नहीं रिड्यूस किया सेम वे में, तो मतलब आपको यहाँ पर फिर क्या मिलना चाहिए था, सिंपली CH3 मिलना चाहिए था, है ना। एक ही एस्टर को क्यों रिड्यूस किया, ये एक ही एस्टर को इसलिए रिड्यूस किया क्योंकि जब आप यहाँ पर अटैक करते हो तो यहाँ से क्या बन जाता है, मिथाइल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। और जब आप इसका वर्कअप करोगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जब प्रोटॉन ले लेगा, तो जितने भी आपके कंपाउंड है LiCl, ये हाइड्रोलाइज होकर क्या बना लेंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके पास ये एक्टिव कंपाउंड जो था LiCl के फॉर्म में वो नहीं रहेगा, मतलब सारा का सारा रिएजेंट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए ये रिएक्शन फर्दर आगे प्रोसीड नहीं करती। दिस इज अ वेरी फेमस क्रेप्चो डीकार्बोक्सिलेशन। तो है ना, क्या होता है ना कि आपको बस जैसे ये देखा था ना, यही देख के कौन देना चाहिए कि अच्छा क्रेप्चो डीकार्बोक्सिलेशन है। इंपॉर्टेंट बस इस चीज़ में क्या है बेटा,
स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों ग्रुप रिलेटिवली किस पोजीशन में जुड़ेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है जब हम एक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ग्रुप लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं फ्रॉम द सेम साइड, जो कि एक ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। ये एक ऑर्गेनोमेट्रिक का सवाल है आपका। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, एक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाई है हीट के प्रेजेंस में और एक लिगैंड है एक्स, और आपको पहचानना है कि एक्स क्या होगा इसमें। तो देखो सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप देखोगे जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में हमारे इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ओरिजिनली रिएक्टेंट हमारा जो था वो क्या था, ओरिजिनली जो हमारा रिएक्टेंट था वो क्या था, न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन प्रोडक्ट कैसा है हमारा, प्रोडक्ट एनायनिक है। तो डेफिनेटली ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये भी क्या होना चाहिए, एनायनिक होना चाहिए। मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, तभी तो ये अटैक करेगा। और कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब पहली चीज़ जो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरा जो न्यूक्लियोफाइल होगा इट मस्ट बी एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, है ना, कैटायनिक नहीं हो सकता या न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो H+ नहीं हो सकता और वाटर नहीं हो सकता। क्यों, न्यूट्रल भी नहीं होगा, न्यूट्रल होगा तो कोई चार्ज नहीं होगा। और अगर H+ के फॉर्म में होगा तो उस पर कैसे चार्ज आएगा, कॉम्प्लेक्स पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगेन दिस दो पॉसिबिलिटी वी कैन रूल आउट। अब अगर हमें देखना है कि ये H- है कि OH- है, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, OH-, है ना। क्यों है, अब आप इसका मैकेनिज्म देखोगे तो होगा क्या। तो देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, है ना, 6 कार्बोनिल हैं। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 5 कार्बोनिल को तो ऐसे लेता हूँ और एक को M डबल बॉन्ड, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, मेटल तो ऑलरेडी पहले ले लिया था, Cr डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है कार्बोनिल ग्रुप को शो करने का। ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है जब हम इसके बैक बॉन्डिंग के साथ वाला, मतलब बैक बॉन्डिंग को शो करते हुए ड्रॉ करते हैं। तो हम M डबल बॉन्ड मेटल डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो MC ट्रिपल बॉन्ड हो विदाउट बैक बॉन्डिंग, है ना। तो अब अगले स्टेप में देखो होगा क्या, ये जो OH- है, ये OH- किस पर अटैक करेगा, इस पर, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, CO O- हो गया, डबल बॉन्ड Cr, और 5 कार्बोनिल तो हैं ही इसके साथ, और इसके साथ क्या जुड़ गया, OH। अब देखो यहाँ पर क्या है, हीटिंग, तो हीटिंग चली रही है। तो जैसे आप हीट करोगे तो यहाँ से क्या होगा, ये चीज़ देखो बेटा, ये COO क्या बन के निकल गया, CO2। और जब ये जाएगा तो ये वाला बॉन्ड अपना कहाँ छोड़ के जाएगा, इस क्रोमियम के ऊपर, और मेटल के ऊपर कैसे चार्ज रहेगा, नेगेटिव। ये इनिशिएट क्या कराता है बेटा, ये इनिशिएट यही वाला O का नेगेटिव चार्ज है ना, यही इंटरनल अटैक करके क्या कराता है, रिएक्शन को। तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से जब O अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो क्या बन जाएगा, CO2। अब क्या बच गया इसके पास, H, और जैसे ये पाई बॉन्ड अपना यहाँ शिफ्ट होगा इस क्रोमियम का नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या ले लेगा, इस H को। तो ये हो जाएगा CrH, है ना। और 1 2 3 4 5 ये सब क्या हैं आपके, कार्बोनिल। तो एक मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स आपका बन जाएगा, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पर बन जाएगा। बोलो ठीक है, समझ में आया या आपको यहाँ तक मैकेनिज्म हो क्या रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो, क्योंकि इनिशियली आपने इसके कितने मोल्स लिए थे, 2 मोल्स लिए थे, तो अब ये तो एक मॉलिक्यूल के साथ हुआ। दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होगा, जब दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम इसका लेंगे तो यही Cr CO अभी मैं ना ज्योमेट्री के साथ नहीं बना रहा, अभी मैं नॉर्मल बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से क्या होगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड पहले निकल जाएगा, डेट स्टेप इज कॉल्ड एज डीकार्बोनिलेशन स्टेप। इसकी वैकेंसी कितनी हो गई, 5, और ये 5 क्या होगा, ये हाइड्रोजन के साथ, है ना, क्या बना लेगा, एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो अब इसके पास कितने हो गए, 5, इसके पास भी कितने हो गए, 5। दिस विल फॉर्म अ हाईली सिमेट्रिकल ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल
मैकेनिज्म था। अब देखो इसमें आप क्या समझोगे बताओ ना, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ना कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस की या कार्बोनिलेट आयंस की जो रिएक्शंस होती है वो किस तरीके से चलती है। तो इसमें X जो होगा वो आपका OH माइनस होगा, तब जाके ये आपका H बनेगा। अगर आप सोचो सिर्फ डायरेक्ट H माइनस से अटैक कराते तो क्या होता। तो H माइनस से डायरेक्ट अटैक करने की यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि अगर आप कहाँ कराते H माइनस का अटैक, सोचो OH माइनस इज अ मोर पोटेंट न्यूक्लियोफाइल देन H माइनस। H माइनस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, H माइनस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि किसी एक दूसरे H प्लस आयन के साथ जुड़ के H2 बना लेगा, या क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक बेस के साथ तो नहीं होगा कंबाइन, क्योंकि ना ऑलरेडी H माइनस है, ये किसी कार्बन न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएगा और एक क्या बना लेगा, CH बॉन्ड बना लेगा। जैसे रिडक्शन आपने पढ़ा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, तो एक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट है। पर हमें क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट दे रखा है तो हमको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर H माइनस रिड्यूस नहीं कर रहा, H माइनस क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूट हो रहा है, एक कार्बोनिल की जगह लग रहा है वो। तो फिर यहाँ पे जो सोर्स होना चाहिए X का वो हाइड्राइड नहीं हो सकता, वो सिंपली क्या होगा आपका OH माइनस होगा। और हीटिंग के मोड में ये डीकार्बोनिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन ये प्रोसेस क्या होते हैं, कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये भी एक अच्छा सवाल है XRD पैटर्न का। जनरली ये ऑफलाइन के जो हमारे बैचेस होते हैं इसमें मैं हर सेशन में ये सवाल करवाता हूँ, सिर्फ इस स्ट्रक्चरल फैक्टर पे 1-2 सवाल ही कराता हूँ, और एग्जैक्टली यही सवाल जो मैं, और यही एग्जैक्टली यही डेटा के साथ भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कि नहीं, है ना। आई बार आपका सवाल आ गया था, इन्होंने क्या पूछा था, है ना, ये सब कुछ दे रखा है और पूछा था कि किस प्रकार के लैटिस है। तो वैसे तो ये FCC लैटिस है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ना एक KL कपूर में दिया हुआ है। चलिए मैं आपको इसका रेफरेंस भी बता देता हूँ। तो एक सवाल, एक अच्छा सवाल है KL कपूर में, तो उन्हीं से डायरेक्ट क्या किया है उन्होंने, एक सवाल उठा के यहाँ पर आपको दे दिया है। अब XRD पैटर्न पूछा है, दिया हुआ है क्रिस्टलाइन मटेरियल का, और हमें क्या पूछा है कि इसमें से ये कौन सी ब्रेवियस लैटिसेस हो सकती है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लेना है कि जो मिलर प्लेन्स होते हैं इसमें से एक रूल लगता है जिसे कहते हैं कंडीशनल रूल, है ना। उसमें क्या होगा कि 2 ही हैं, BCC और FCC। तो FCC की कंडीशन क्या है, FCC की कंडीशन ये है कि केवल वही प्लेन आपको रिफ्लेक्शन शो करेगा XRD में जिसके मिलर इंडाइसेस में HKL की वैल्यू, क्योंकि ये जो आपके ब्रैकेट में लिखे होते हैं ना नंबर्स 1 1 1, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से, K से और L से। तो ये जो HKL की वैल्यू होती है फॉर FCC, या तो ये क्या हो, आइदर ऑल ऑड हो या क्या हो, ऑल इवन। ठीक है, दिस आर द कंडीशन ऑफ FCC, है ना। मतलब ये प्रूफ होता है, ऐसा नहीं है कि ये याद करने वाली बात है। मैंने तो खैर अपने बताया ना, जैसे कि मैं अब तो हम तो जैसे अपने ऑफलाइन बैचेस में क्या करते हैं, पूरे एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि क्यों ये कंडीशन है, क्यों FCC में ऐसा होता है कि केवल ऑल ऑड और ऑल इवन पर ही हमें रिफ्लेक्शन लाइन्स मिलती है, इंटेंसिटी लाइन्स मिलती है ना, बाकी दूसरे प्लेन्स पर क्यों नहीं मिलती। तो उसका भी एक रीज़न है, बट अगेन मैंने कहा ना कि अगर रीज़न ढूंढने जाएंगे या डिस्कस करने जाएंगे अगेन इट विल बिकम अ वेरी लेंथी। तो अब आप इतना ध्यान रखिए कि FCC में क्या होता है, या तो सारे मिलर प्लेन्स मिलर इंडाइसेस या तो ऑड होने चाहिए या तो इवन होने चाहिए। और BCC की कंडीशन क्या है, BCC की कंडीशन ये है कि H प्लस K प्लस L का सम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर HKL का सम ऑड आया तो उस केस में आपको रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, डिफ्लेक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा, है ना। तो ये कंडीशन है। तो पहले आप चेक कर ले देखिए BCC का। तो BCC में क्या है, ये आपका 1 1 1, इन सब का सम करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब 1 1 1 प्लेन के करस्पॉन्डिंग हमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा इन BCC लैटिस। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, कट, पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लें। दूसरा क्या है FCC में क्या होता है, या तो सारे इवन हो या तो सारे ऑड हो। 1 1 1 ऑल इवन ऑल ऑड, 2 0 0 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ये भी क्या है, सारे इवन है। 2 2 0 यहाँ पर भी सारे क्या है, इवन है। और 3 1 1 यहाँ पर भी सारे क्या हैं, ऑड है। तो यहाँ पर हमें मिल सकता है। फिर नेक्स्ट 1 1 0 BCC के अगर आना है तो BCC में H प्लस के प्लस एल का सम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो 1 + 1 + 0 2 आ जाएगा, मतलब कैसे सम आ गया, इवन आ गया। 2 0 0 ये भी क्या आ गया, इवन। 2 + 1 + 1 ये भी आ गया इवन। 2 2 0 ये भी आ गया, मतलब ये भी क्या हो सकता है, हमारा पोटेंशियल आंसर हो सकता है 2 और 3। FCC में देखें 1 1 0 ये नहीं होगा, क्यों, या तो सारे ऑड हो या तो सारे इवन हो। इसका मतलब ये भी दो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अब हमें जो चेक करना है बस वो किस में से चेक करना है आपको, FCC में या BCC में। तो ये कैसे करेंगे,
तो उस केस में एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का। ठीक है, के कांस्टेंट है, डेट इज 4a स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर होता है। ठीक है, डेट्स लीव इट। बस हमें क्या देखना है कि यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, इंटू कॉन्स्टेंट के, डेट शुड बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अब अगर हम देख लेते हैं कि अब हमें ये पता चल गया या तो ये क्या होगा, एफसीसी होगा या तो बीसीसी होगा। तो ऑलवेज स्टार्ट फॉर बीसीसी फर्स्ट। जो सबसे कहना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे कम वैल्यू है ना मिलर इंडेक्सेस की, वहां से स्टार्ट करते हैं हम। 110 से स्टार्ट करते हैं। आप कर सकते हो 111 से भी, मतलब आप सेकंड वाले ऑप्शन के पहले मिलर प्लेन से भी कर सकते हो, बट मेरा ये तरीका होता है कि जो सबसे छोटा है, जो सबसे स्टार्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में है, उसके मिलर इंडेक्सेस को लेके हम चलते हैं। 110 तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो फॉर 110 प्लेन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k, है ना। और ये आपको क्या दिया हुआ है, 2 थीटा की डिग्री दी हुई है। तो अगर 2 थीटा दिया हुआ है तो थीटा कितना हो जाएगा भाई, 2 थीटा अगर आपको डिग्री में दिया तो थीटा क्या हो जाएगा, इसका आधा। तो आप इसका क्या कर लेंगे, आधा। अब क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है तो आप क्या कर लेंगे, इनका हाफ कर लेंगे। चलिए, तो मैं कैलकुलेट करके, है ना, मैं पर्सनली कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, उतना पार्ट में स्किप कर दूंगा और मैं पहले क्या कर दूँ, कैलकुलेट करके इनकी वैल्यूज आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कितनी आ रही है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, मैंने आपको वैल्यूज इसकी आधी करके लिख दी है। 2 थीटा को थीटा के फॉर्म में लिख दिया है। तो ये कितना हो गया ये। अब मुझे क्या करना है, इसका साइन स्क्वायर थीटा दे दें। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका क्या लूँगा, साइन थीटा, और फिर इसका क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये करना है। तो आपको लगा होगा सर ये तो बहुत लेंदी है, बहुत समय लगेगा। बहुत समय नहीं लगेगा बेटा, ये आप पहले क्या करो, है ना, इसके लिए 1 और 2 के लिए कैलकुलेट करो। हो सकता है कि आपका आंसर यहीं पर आ जाए। वो है ना, इतने लंबे चौड़े सवाल बनाए गए नहीं जिसको करने में 10 से 15 मिनट लगे। बस ये आपको है ना कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन थीटा। तो मैं आपको यहाँ पर एक काम करूँ, टेबल ही बना दूँ। देखिए, इन सबको लेके, है ना, मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब एक काम और करता हूँ, उसको थोड़ा और नीचे लेके आता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले इसकी साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा और यहाँ पर फिर किसकी वैल्यू करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, चलिए, तो मैं अब आपको फिर से कैलकुलेट करके बताता हूँ। आप ये है ना मैनुअली कर सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पर है ना साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। देखिए, एग्जाम में आपको यही 8 वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले क्या करना, कोई 2 वैल्यूज़ ट्राई करना और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके देखना कि आंसर हमारा आता है कि नहीं आता। मोस्टली आंसर आ जाना चाहिए, नहीं आता तो फिर हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। पर हमें कंसेप्ट पता है कि क्या है तो वो हम कर सकते हैं। तो या तो आप एक ही बार में सबसे पहले क्या कर लो, सारे की साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा ले लो। नहीं तो और टाइम अगर आपको बचाना है तो आप क्या करो, पहले किसी 2 की ले लो और फिर चेक करो। देखिए, अगर मेरा ये क्या होता है बीसीसी, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 110 से, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 2k। तो जो पहली लाइन मिल रही है हमें वो हम यहाँ से चेक करेंगे, है ना। तो हमें कहाँ पर मिल रही है, 0.108 पे। इसका मतलब अगर ये बीसीसी हुआ तो 2k बराबर कितना होना चाहिए, 0.108। तो k बराबर कितना होना चाहिए, 0.108 डिवाइडेड बाई 2, 0.054। ठीक है, तो अगर आपका ये k कितना मिल रहा है 0.054 पर, तो आपको ये पता है कि जो दूसरा मिलना चाहिए वो किस पर मिलना चाहिए, 4k पे। ये पैटर्न होता है बेटा, बीसीसी में जो पहली लाइन मिलती है ना वो किस पर मिलती है 2k पे, फिर किस पर मिलती है 4k पे, फिर किस पे मिलती है 6k पे, फिर 8k पे, है ना। ये पैटर्न होता है यहाँ पे। तो 2k तो आपको दिया हुआ है, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो डायरेक्ट आप देख सकते हो कि 2k की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 0.108। तो जो मतलब ये अगर हमारी लाइन 38.4 डिग्री 43 डिग्री पर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है 0.108, डेट करस्पॉन्ड टू 2k। तो जो दूसरी लाइन आ रही है ये कितने पर आनी चाहिए, 4k पे, अगर बीसीसी होती तो इसका मतलब ये इसका क्या है, डबल। तो आप देख सकते हो क्या 0.108 का डबल है 0.144, नहीं। तो उसका मतलब बीसीसी भी नहीं हो सकता। अब केवल बच गया मेरे पास एक ही ऑप्शन, एफसीसी। चाहो तो कैलकुलेट कर लो, बस बाकी 2 तो हम पहले एलिमिनेट कर चुके हैं।
तीसरा हमने कैलकुलेट कर लिया। तो देखो क्या हुआ, सिर्फ एक ही वैल्यू कैलकुलेट करने से, एक ही साइन स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करने से हमारा आंसर आ गया। अब आप चाहो तो मैं आपको वेरीफाई कर सकता हूँ, है ना, मैं आपको बता सकता हूँ कि FCC ही क्यों होगा। ठीक है, चलिए मैं पहले क्या करता हूँ, उसको हटा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर ये FCC होता तो जो पहली लाइन्स मिलती वो किस पर मिलती, 1 1 1 पे। तो एच स्क्वायर कहाँ गया ये हमारा, जो हम यहाँ पर चेक कर रहे थे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, 1 1 1 है, क्या होता 3K। उसका मतलब जो पहली लाइन आती है साइन स्क्वायर थीटा की, वो किसके करस्पॉन्ड होती, 3K के। मतलब ये वाला जो है इट्स विल करस्पॉन्ड टू 3K। दूसरी लाइन क्या है हमारी, 2 0 0, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये कितनी होती 4K। तो आप चेक कर लो, तो पहला वाला अगर 3K है कितने पर, 0.108 पे, तो यहाँ से K निकाल लो कितना होगा, तो K होगा आपका 0.035। तो दूसरी लाइन आ रही 4K पे, तो अगर K की वैल्यू इतनी है तो इसको आप देखोगे 4 से कितना कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आप देखोगे लगभग कितना आ रहा है, 0.144 आ रहा है। यू कैन कैलकुलेट एंड वेरीफाई। तो इसका मतलब पहली लाइन और दूसरी लाइन से ही क्लियर हो गया कि हमारा कौन सी ये यूनिट सेल है, मतलब कौन सा ब्रेवियस लैटिस है, FCC। खैर इतने करने की भी जरूरत नहीं थी, केवल हम थर्ड वन के एनालिसिस से ही आंसर पर आ गए थे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, तीसरा सवाल है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पे निकालने पे, ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी सेपरेशन निकालने का। तो देखिए तरीका होता है ना, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने का भी फॉर्मूला है, बट मैं क्या है ना, बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने में बिलीव नहीं करता है ना। मैं ये सोचता हूँ कि भाई मुझे अगर इसका कंसेप्ट पता है तो मैं कंसेप्ट से ही डायरेक्ट आंसर निकाल लूँ, है ना। जहाँ फॉर्मूले याद करना ज़रूरी है वहाँ तो करना ही है, लेकिन जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट से या सिर्फ लॉजिक से निकाल सकते हैं। तो देखो माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, बट मेरा जो तरीका है वो मैं सोचता हूँ माइक्रोस्टेट का मतलब ही क्या होता है। माइक्रोस्टेट का मतलब क्या होता है ना, अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊँ तो माइक्रोस्टेट का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स कैन अडॉप्ट इन अ गिवन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कितनी तरीके से अपने आप को ऑक्यूपाई कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, माइक्रोस्टेट कहलाती है। तो मुझे किसकी निकालनी है ना, द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन द ग्राउंड स्टेट सम द नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट टर्म ऑफ द आइडेंटिकल मल्टीप्लाई एंड द J वैल्यू तो इतना फॉर D3 कॉन्फ़िगरेशन। मतलब डी ऑर्बिटल में जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये अपने आप को मैक्सिमम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वो कहलाएगी इसकी क्या, माइक्रोस्टेट, है ना। तो अब आप मैं देखो मेरा तरीका क्या है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मान लो डी में एक इलेक्ट्रॉन होता तो डी में एक इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के टोटल तरीके कितने होते हैं, 10। अब आप बोलोगे 10 कैसे, अरे डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल डी सब जो आपका डी ऑर्बिटल है उसमें कितने सबशेल्स होते हैं, 5। DXY नहीं आपको पता होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल्स में अपने आपको कितनी तरीके से कर सकता है, 10 तरीके से। 10 क्यों, एक इलेक्ट्रॉन अप, ऐसे 5 कॉम्बिनेशन बने, और फिर एक इलेक्ट्रॉन डाउन और उसके साथ 5 कॉम्बिनेशन बने, है ना। तो पूरा का पूरा वैलिड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो या तो वो स्पिन अप हो सकता है तो स्पिन डाउन हो सकता है, और ऐसे 5 है हमारे पास, तो टोटल कितने तरीके से रह सकता है वो, 10 तरीके से। तो एक इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल्स में रखने के टोटल कितने तरीके, 10। तो आपने क्या करा, 10 में से कोई एक तरीका चुन लिया तो 10। अब फिर बारी आई किसकी, सेकंड इलेक्ट्रॉन को। तो अब मुझे बताओ सेकंड इलेक्ट्रॉन को मैं कितने तरीके से रख सकता हूँ, तो भैया 10 में से अब एक तो ऑक्यूपाई हो गई, बची कितनी, 9। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को रखने के तरीके कितने, 9। तो ये कितना हो गया, 10 × 9। लेकिन ये आंसर नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा कि इस तरीके में से आपने क्या किया, पहले वाले को स्पिन अप रखा और दूसरे वाले को स्पिन डाउन रखा है, एक कॉम्बिनेशन। लेकिन पहले वाले को स्पिन डाउन रखा और दूसरे वाले को स्पिन अप रखा, देखो कॉम्बिनेशन तो एक ही है, एक को स्पिन अप रखो या एक को स्पिन डाउन रखो या वाइस वर्सा कर दो। तो क्या ये दो अलग अलग तरीके हैं कि एक ही तरीका है, तरीका एक है, लेकिन आपने काउंट कितने बार कर लिया, 2 बार। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से क्या करना पड़ेगा, जो रिपीट है कॉन्फ़िगरेशन उनको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि भाई क्या हुआ था जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स के केस में कंसिडर कर रहे थे, तो क्या हुआ था कि 2 इलेक्ट्रॉन के केसेस में आपने पहला वाला जो स्पिन अप है, दूसरा जो स्पिन डाउन है, या इसको और इसको आपने कितने तरीके काउंट कर लिए थे, 2 तरीके। लेकिन 2 तरीका थोड़ी ना बेटा, ये तो एक ही तरीका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिस्टिंग्विशेबल। आप पहले को ऊपर रखो या दूसरे को नीचे रखो या वाइस वर्सा कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है, तरीका तो एक ही है ना। तो इसका मतलब आपने एक ही चीज़ कितने बार काउंट कर ली, 2। अब क्योंकि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3,
और जब 3 में आओगे, अभी मैं आगे चल के बताऊंगा, तो 3 में क्या होगा, 1 2 3, है ना। अब मान लो आपने क्या करा, 2 को ऊपर रखा और 1 को नीचे रखा। अब ऐसे करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके आ जाएंगे, कैसे, है ना, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, फिर 2 तरीके से, ऐसे करते करते। तो अब इसमें आप क्या करोगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप मल्टीपल चीज़ों को एक ही बार काउंट कर लोगे, मतलब अलग अलग काउंट कर लोगे, लेकिन सही आंसर वो आएगा नहीं। मतलब मैं 10 × 9 कर देता, ये सही आंसर नहीं आता। तो क्या आता वो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। पहले इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के तरीके कितने, 10। दूसरे इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के 10 में से 1 चले गए, 9। अब तीसरे इलेक्ट्रॉन को करना है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो बचे कितने हैं, 8। तो ये हो गया मल्टीप्लाई। लेकिन मैंने आपको कहा है कि ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें आपने क्या किया है, बहुत सी चीज़ें क्या कर ली हैं, रिपीट कर ली हैं। तो आप क्या करो, जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपने इतनी फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6। तो एक ही चीज़ को कितने बार काउंट कर लिया है, 6 बार काउंट कर लिया अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया था। आप गिन के देखोगे ना तो आएगा। तो जब आप इसको करते हो तो ये कितना आएगा, देखो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6, है ना। जब आप सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, 10 × 9 90, 90 8 जा 720 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना आ रहा है, 120। तो देखो 120 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब फिर क्या पूछ रहा है इसका, तो माइक्रोस्टेट निकल आई, ग्राउंड स्टेट टर्म। तो इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना है, क्योंकि ऑप्शन 1 और 2 में दोनों का ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, 4f। तो 4f तो होगा, तो इसलिए हम मान के चलेंगे कि इसका ग्राउंड स्टेट टर्म 4f है, क्योंकि ये डिस्टिंग्विशेबल पैरामीटर नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट फिर क्या करना है, एनर्जी सेपरेशन बिटवीन द ग्राउंड स्टेट टर्म एंड द नेक्स्ट स्टेट टर्म बताना है ऑफ आइडेंटिकल मल्टीप्लिसिटी, ये कितना होगा। तो अब देखो ये भी कितना है, 15b। तो ये भी इंफॉर्मेशन हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलेंगे। और क्या बताना है फिर आगे, इसकी जे वैल्यू ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्पिन ऑर्बिट स्टेट फॉर द ग्राउंड स्टेट। यह अंतर आएगा 3/2 आएगा कि 9/2 आएगा। अब जे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए जे की वैल्यू यूज करेंगे L-S। अगर आपका सबशेल जो है लेस देन क्या है, हाफ फील्ड, ये रूल है। और जे की वैल्यू यूज करेंगे L+S अगर आपका सबशेल ग्रेटर देन हाफ फील्ड है। तो अभी हमारा सबशेल जो है वो है D3, और D3 कैसा है, लेस देन हाफ फील्ड, है ना। हाफ फील्ड क्या होता है, D5, D5 से कम है, तो इसका मतलब इट इज लेस देन हाफ फील्ड। तो हम क्या यूज करेंगे, L-S। अच्छा, अभी कैपिटल L निकलेगा कैसे, तो देखिए कैपिटल L निकालने का तरीका है समेशन ऑफ स्मॉल ml। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उनकी वैल्यूज का सम कैपिटल L देता है। आप जैसे देखोगे D5 में ना, मैं अगर यहाँ पर एक ड्रॉ करूँ, 1 2 3 4, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 3। अब यहाँ अगर देखोगे इसकी वैल्यू कितनी होती है, +2 +1, और ये कितनी होती है, 0। 2 + 1 0 कितनी हो गई, 3। तो कैपिटल L कितनी हो गई, 3। अब क्या निकालना है बेटा, कैपिटल S। कैपिटल S होता है समेशन ऑफ छोटा s। छोटा s मतलब इंडिविजुअल स्पिन। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, हाफ। तो 3 की कितनी होगी, 3/2, 3/2। तो अब हम J वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा सबसे लेस देन हाफ फील्ड है, तो हम क्या यूज करेंगे, L-S। 3 - 3/2, तो जो कि कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। तो अब हमारा ऑप्शन क्या हो गया, पहला वाला 120 माइक्रोस्टेट्स हैं, 4f15b 3/2। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, माइक्रोस्टेट नहीं तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेते हो। ये तो आपको समझा रहा था इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। 4 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या करते हैं, नीचे 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते, मतलब 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल, सीधा सीधा आंसर आता। बहुत फॉर्मूला लिखनी नहीं। मैं तो सिंपल ये सोचता हूँ कि भाई एक इलेक्ट्रॉन में मान लो D1 होता, तो इसकी कितनी माइक्रोस्टेट होती, तो D1 की तो 10 ही होती, D2 की कितनी होती, है ना। बार बार क्या निकालना, तो 2 इलेक्ट्रॉन को मुझे जमाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को d ऑर्बिटल में जमाने के तरीके 10। अब एक चला गया, बचे कितने, 9। लेकिन 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो कितना आएगा, 45। D3 के लिए कितना आएगा, अभी आप निकाल ही चुके हो, कितना, 120। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो सवाल है आपका, ये जो है ये बेस्ड है आपके एक कंसेप्ट पे जिसे हम कहते हैं बाल्डविन रूल, या इसे एक नाम भी दिया जाता है रूल ऑफ 5।
है ना। अब ये क्या है बाल्डविन रूल या रूल ऑफ 5? बाल्डविन रूल या रूल ऑफ 5 ये कहता है कि अगर किसी रिएक्शन में साइक्लाइजेशन हो रहा है तो उसमें 3 मेंबर की रिंग बन रही है, 4 5 6 7 है ना, ऐसी बन रही है, तो जो काइनेटिकली फेवर्ड रिंग होती है, जो स्टेबल भी होती है, वो होती है आपकी 5 मेंबर्ड की रिंग। ठीक है, वाया एक्सो साइक्लाइजेशन पाथवे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि अगर रिंग के बनने में पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या पाई इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटसाइड ऑफ द रिंग लाई करें, तो जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का वो एक फेवरेबल पोजीशन पे होता है, जो एक नाम होता है बुर्गी डूनिट्स एंगल, जो 109 डिग्री के आसपास कुछ होता है, 109 या 100 समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो जो ट्रेजेक्ट्री होती है न्यूक्लियोफाइल की वो आसान हो जाएगी कि अगर आपका जो साइक्लाइजेशन है वो कैसा हो, अगर 5 मेंबर की रिंग है तो क्या हो, बाहर की तरफ हो। मतलब कि जैसे देखिए, मैं आपको समझाने का मतलब ये आप मतलब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये रिएक्शन बेसिकली अगेन एक कैसी रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है। अब इसमें होगा क्या, देखो होगा ये कि ये जो पैलेडियम के प्रेजेंस में अगेन वही होगा, पहले ईटा 2 बनेगा, फिर क्या होगा, हेप्टिसिटी चेंज होगी। अब पैलेडियम या तो यहाँ जुड़ेगा मतलब इस कार्बन पे, या तो इस कार्बन पे, ऊपर वाले कार्बन पे जुड़ता है तो कपलिंग इस कार्बन के साथ हो जाएगी और कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 5। और अगर उल्टा होता है, उल्टा चलाऊं मैं अगर इसको, कि पैलेडियम अगर मान लो यहाँ जुड़ता है तो कपलिंग यहाँ हो जाएगी, कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 6। तो बार्डिन रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास चॉइस है 5 मेंबर की और 6 मेंबर की, तो हम कौन सी मेंबर की रिंग बनाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, 5 मेंबर की। क्योंकि एक तो 5 मेंबर की रिंग 6 मेंबर की रिंग में आसानी से बन जाएगी, मतलब जल्दी बन जाएगी, तो काइनेटिकली फेवर्ड भी है। दूसरा, स्टेबिलिटी अगर देखें तो 5 मेंबर की रिंग और 6 मेंबर की रिंग में स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लगभग लगभग क्या होती है, सेम स्टेबिलिटी की होती है। इसलिए जब अगर हम बनने के रेट की बात करें तो 5 मेंबर की रिंग जल्दी बनती है। तो इसलिए अगर हमारे पास चॉइस है कि हम 5 की बनाएं कि 6 की बनाएं, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, 5 मेंबर की। हाँ, अगर नहीं बन पा रहा है या कोई ऐसे स्टेरिक कारण है जिसकी वजह से साइक्लाइजेशन नहीं हो पा रहा तो एक अलग बात है, बट इफ गिवन द चॉइस वी विल फॉर्म हमेशा कौन सी टाइप की रिंग, 5 मेंबर की रिंग। ठीक है, तो वही होता है 5 मेंबर की रिंग व एक्सोसाइक्लाइजेशन। एक्सोसाइक्लाइजेशन का मतलब क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए फिर से बता देता हूँ कि जब ये और ये रिंग आपस में ऐसे जुड़ेंगे, 5 मेंबर की रिंग बनी, ये रही 5 मेंबर की रिंग, है ना। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये कहीं ना कहीं ऐसे शिफ्ट करेगा, तो ये जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग है ये इस 5 मेंबर की रिंग के बाहर हो रही है, तो दिस इज समथिंग नोन एज एक्सोसाइक्लाइजेशन। अगर हम यही उल्टा चलाते हैं, यही सोचते कि कितने मेंबर की रिंग बनाना है, 6 मेंबर की रिंग बनाना है, तो मान लो हम यहाँ जोड़ते हैं ऐसे, तो ये जो 6 मेंबर की रिंग बनती है आपकी, इस पे जब ये कार्बन अटैक करता है, यहाँ से ये अटैक करता है ऐसे, तो ये कहाँ होता, ये होता, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी 6 मेंबर के रिंग के अंदर आ रहा है। तो ऐसे केस में साइक्लाइजेशन क्या होता है, डिसफेवर्ड होता है अकॉर्डिंग टू द बाल्डविन रूल, बाल्डविन रूल के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कितने मेंबर की रिंग बनाएंगे, 6 मेंबर की। तो कपलिंग ही करनी है, तो होगा क्या कि ये बनेगा ऐसे, इसका पाई बॉन्ड होगा शिफ्ट ऐसे, तो इस कार्बन पर कैसे चला जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब ये खुद किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब फिर क्या कराना है मुझे, साइक्लाइजेशन इस रिंग के साथ, अगेन ऑल दिस इज अ कपलिंग रिएक्शन। ये आई हट जाएगा, यहाँ से एक एच हट जाएगा, एच आई बन के निकल जाएगा, बट यहाँ कितने मेंबर की रिंग बनी ये इंपॉर्टेंट है, 5 मेंबर की रिंग, 5 मेंबर की रिंग बनी। अब चलिए पहले ऑप्शन से कंपेयर कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 में 5 है ना, ऑप्शन नंबर 2 में 5 है, इसमें 6 है, तो ये तो हो नहीं सकता, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अब दोबारा जब ये नेगेटिव चार्ज जुड़ेगा तो इसके पास क्या चॉइस है, अगेन वही चीज़ है कि अगर यहाँ जुड़े तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 बनती है, और अगर यहाँ जुड़े तो 7 मेंबर की बनेगी। तो यार 7 मेंबर की तो वैसे ही अनस्टेबल होती है, तो वैसे नहीं बनेगी, तो कितनी बनेगी, 6 मेंबर की। तो कैसे होगा, ये होगा ना, इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड आप देख रहे हो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, है ना। आप ही चिंता मत करना कि सर ये डबल बॉन्ड कैसे हुआ, कि ये पूरा का पूरा कपलिंग रिएक्शंस के साथ होता है, इसकी एक पूरी साइकिल होती है, जैसे हेक कपलिंग कहते हैं। तो हेक कपलिंग में क्या होगा, एक पैलिडियम पहले अपनी हेप्टेसिटी ईटा 2 से ईटा 1 में शिफ्ट करेगा, फिर
माइग्रेटरी इंसर्शन होगा और लास्ट में होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो H और I लास्ट स्टेप में रिडक्टिव एलिमिनेशन पाथवे से निकल जाएंगे और ये यहाँ कपल कर लेगा। अल्टीमेटली होगा क्या, ये यहाँ का एक I इस कार्बन का और फाइनली एक H आके आपस में क्या करके एलिमिनेट हो जाएंगे HI बन के, और हमें एक 5 मेंबर की रिंग प्लस एक 6 मेंबर की रिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको इस समझ में आएगा। देखिए समय तो हमको इसमें भी इतना ही लगा, ऑलमोस्ट 1 घंटे का डिस्कशन, जितना कि हम पार्ट बी में कर रहे थे। लेकिन पार्ट बी में आपने देखा होगा ना, मैं आपको बहुत है ना एक एक चीज़ डिराइव करके कह लो या एक्सप्लेन करके बता के जा रहा था कि उसके पीछे का अंडरलाइंग कंसेप्ट क्या है। अब यही चीज़ आप सोचो कि अगर मैं 4 नंबर के क्वेश्चन में करता तो ये अगेन वीडियो की लेंथ क्या होती है, डबल हो जाती। क्यों? अब ऐसे में अगर आपको बार्डविन रूल बताता या इवन अगर आप देखो यहाँ पे मैं आपको माइक्रोस्टेट निकालना कैलकुलेट करके बताता तो ये इट विल टेक टाइम। और इवन अगर मैं आपको यहाँ से यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको एक फॉर्मूला ही दे दिया था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये होता है। अब ये डिराइव होता है, ऐसा नहीं है डिराइव नहीं होता है, बट इसको डिराइव करने में अगेन क्या होगा, हमारा टाइम जाएगा। ठीक है, इवन यहाँ पे अब इन जैसे ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। अब मैं यहाँ पर अगर आपको जैसे मैंने बताया था ना, कहाँ गया ये क्रेप्चो डिकार्बोक्सिलेशन, इसको समझाता, जैसे मैंने समझा ही दिया, ऐसा नहीं कि मैंने समझाया नहीं, लेकिन अगर एक एक चीज़ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चलता कि ये कैसे आया है ना, यहाँ पे ये मैकेनिज्म कैसे हुई है, डिकार्बोनिलेशन कैसे होता है, तो उसमें फिर क्या होगा, थोड़ा सा है ना टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इतनी सी बात। तो इसलिए हमें 4 मार्क्स के जो सवाल होते हैं ना, इनमें ये प्रीरिक्विजिट होती है कि हमारा थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो, हमें थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, है ना, कि क्या हो रहा है। अब आगे चल के जैसे नेम रिएक्शन आएगी, मैं वहाँ पे सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि अच्छा ये इस नेम रिएक्शन का मतलब ये जो रिएक्शन है ये एल्डोल कंडेंसेशन से हुई है, तो दिमाग में कौन करना चाहिए, अच्छा एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अगर मैं आपसे बोलूँ क्लेजन कंडेंसेशन है तो वह क्या होता है, बीटा कीटो एस्टर होता है, एक डिसऑर्डर रिएक्शन, तो उसमें एक साइक्लोहेक्सिन रिंग बनती है। तो ये चीज़ें जब आपकी क्लियर होंगी ना तो आपको समझ में आएगा। और कहीं भी अगर आपको डाउट लगता है कि यार ये क्या है, तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये पहले स्टेप में ये रिएक्शन हुई है, सेकंड स्टेप में ये रिएक्शन हुई है, उस रिएक्शन की डिटेल किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक या ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप है ना आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक अवर चैनल। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ में आई हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।